जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। तो हम लोग आज पहुंच गए हैं मॉडल सेट 88 यानी कि 88 नंबर मॉडल सेट पर पहुंच गए हैं और क्लास आज का हम लोग का है 14वां क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और रिवीजन कर रहे हैं हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का। तो शुरू करेंगे हम लोग आज का क्लास। आज 88 से और 6 मॉडल सेट डेली कराते हैं, तो जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा। आज इतना ही मॉडल सेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? यानी कि रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है आभूषण, वह मिश्रण होता है किसका? आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और एल्युमिनियम का। तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोल्डर किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना है? यानी कि सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर सीसा और टीन का। और फ्यूज भी क्या होता है? सीसा और टीन का होता है। यहाँ पर नीचे दिया गया है फ्यूज भी नीचे दिया गया है। फ्यूज तार जो होता है वो भी सीसा और टीन का ही मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का। सोल्डर और फ्यूज सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। दोनों एक साथ रिलेट करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, RDX का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि RDX का पूर्ण रूप क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न देखेंगे। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है, जो चिपचिपाहट रहित होता है, उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है या लेप चढ़ाया जाता है? लेप टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कच्चा पदार्थ का, वो कौन सा है? एडिपिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल। कच्चा पदार्थ कौन सा है? एडिपिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन। कृत्रिम रेशा रेयॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस जो होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्याही के धब्बे जो हटाए जाते हैं वह ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी को काटने पर यानी कि मधुमक्खी जब काटता है तो उससे जो दर्द जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? यानी कि शराब का जो निर्माण होता है वह किण्वन प्रक्रिया से होता है। किण्वन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल यानी कि दोनों एक ही नाम है दोनों का। मिथेनॉल जो है वो और मिथाइल एल्कोहल दोनों एक ही है। किस नाम से जाना जाता है इसको? और किस नाम से जाना जाता है? क्या कहेंगे? वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया या क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की प्रक्रिया जो होती है, इससे पहले हम लोग देखे हैं कि शराब का जो निर्माण किया जाता है वह किण्वन प्रक्रिया से। तो इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी कि ओजोन परत जो है वो ह्रास होते जाता है, उसका उत्तरदायी कौन सा है? कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला गैस कौन सा है? कौन सा गैस है कृत्रिम रूप से? तो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का। और प्राकृतिक रूप से अगर कहेगा तो इथिलीन का प्रयोग करते हैं। इथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जो प्राकृतिक प्रयोग क्या करते हैं? प्राकृतिक रूप से जो फल पका हुआ रहता है, जो पेड़ में पकता है, उसमें एथिलीन गैस होता है। और कृत्रिम रूप से जो हम लोग पकाते हैं, कार्बाइड ला के जो हम लोग जल छिड़क के पकाते हैं, वो कौन सा है? एसिटिलीन गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कांच पर जो लिखा जाता है वह किस अम्ल के कारण? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के कारण।
हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के कारण। अगला मॉडल सेट देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 89। पहला प्रश्न है इसका, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव के अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है, HCl। अगला प्रश्न है, ओलियम क्या है? ओलियम शधु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2H2O, H2H2O इसका रासायनिक सूत्र है, क्या है? शधु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? यानी कि दम्मा के रोगी जो होता है वह मतलब श्वसन से ग्रसित होता है, यानी कि श्वसन सही से नहीं कर पाता है, तो उसको कृत्रिम वायु जो दिया जाता है उसमें क्या क्या उसका मिश्रण होता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी दिया जाता है कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो अस्पतालों में अभी इससे पहले हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या था? हीलियम। यहाँ भी क्या है? अस्पताल में कृत्रिम सांस के रूप में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भूपपरी में यानी कि भूपपरी या भूपरपट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपरपट्टी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, क्योंकि यह वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक लाल फास्फोरस होता है, एक श्वेत फास्फोरस होता है, और श्वेत फास्फोरस को हम ही पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? माचिस में करते हैं, माचिस के तीली में करते हैं लाल फास्फोरस का उपयोग। और श्वेत फास्फोरस जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? यानी कि मोटर कार जो है उससे जो धुआं निकलता है उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाला कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी कि समुद्री जल से शुद्ध जल जो पीने का जल जो बनाया जाता है वह किस विधि द्वारा? तो आशवन विधि के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम हो जाएगा। और सबसे हल्की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, लिथियम। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में नीला रंग जो है कॉपर की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, कॉपर की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेटिनम हो जाएगा। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला प्रश्न, बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट्स को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? यानी कि लोहे पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है जिसे हम गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसको जस्तीकरण भी कहते हैं। यानी कि लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाने को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे पर जब जंग लगता है तो वजन उसका बढ़ जाता है, लेकिन जब आयु की बात करें, लोहे की आयु की अगर बात किया जाए तो आयु क्या हो जाएगा? आयु घट जाएगा। अगला प्रश्न, सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्योंकि ये भी सोडियम जो है ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, यह वायु के संपर्क में आके अभिक्रिया करने लगता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अगले मॉडल सेट में। अगला मॉडल सेट है 90 नंबर। चलिए इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग।
पहला प्रश्न है इसका, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। यानी कि शून्य समूह कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में 18वां जो वर्ग होता है, वर्ग या समूह, 18वां जो वर्ग होता है और वर्ग को ही समूह कहते हैं, उसमें रखे जाने वाले तत्व कौन सा है, रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस में कौन कौन सा आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो है अक्रिय गैस में आता है। 18वां वर्ग को क्या कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम, यानी कि धातु की बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और तत्व की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे अधिक कौन सा तत्व रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और धातु कहे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है। तो एलपीजी में मुख्य गैस कौन सा है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर कोई एक दे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर दो गैस दे तो ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्प्रेरक के बारे में पूछा जाता है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, निकेल। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, निकेल। अगला प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कौन, अम्ल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न, लाल लिटमस पत्र, अब यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है हम लोग के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो निकलता है ऑक्सीजन। हमें जीवित रखने वाली, चलिए फिर से प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को क्या है, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमें जीवित रखती है और यह प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे में होता है उसका उत्पाद है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जल से, जल से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन, इंसुलिन की खोज बेटिंग, एफ बेटिंग ने किया था। बेटिंग और बेस्ट, यानी कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है, अगर दो नाम रहेगा तो याद रखिएगा, बेटिंग और बेस्ट ने, बेटिंग और बेस्ट ने 1932 में खोज किया था इंसुलिन का। अगला प्रश्न है, हृदय परिवर्तन की खोज किसने किया था। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में किया था। प्रथम बार, यानी कि पहली बार हृदय परिवर्तन की खोज किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है, सल्फा ड्रग की खोज किसने किया था। सल्फा ड्रग की खोज डोमाग ने, जी डोमाग ने किया था। सल्फा ड्रग की खोज जी डोमाग ने किया था। अगला प्रश्न है, हैजे का टीका की खोज किसने किया था। यानी कि हैजे के टीका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने 1884 में। हैजे के टीका का खोज रॉबर्ट कोच 1884। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने किया था। डीडीटी का खोज किसने किया था, डॉक्टर पॉल मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एस्पिरिन, एस्पिरिन की खोज किसने की थी। एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने किया था, ड्रेसर ने। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन, रक्त परिवहन यानी कि संचरण की खोज, रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने 1628 में। विलियम हार्वे ने 1628 में। अगला प्रश्न, रक्त परिवर्तन की खोज किसने किया था। तो रक्त परिवहन की अगर कहे तो विलियम हार्वे हो जाएगा, और रक्त परिवर्तन की खोज अगर कहे परिवर्तन की तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त परिवर्तन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी। टीबी की चिकित्सा का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने।
टीबी के चिकित्सा की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का मॉडल सेट नंबर 91 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने 1882 में किया था। लुई पास्चर ने 1882 में किया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1920। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यानी कि जीवों का नामकरण जो किया गया था उसमें द्विनाम पद्धति जो दिया गया था वो किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति को दिया गया था। अगला प्रश्न है, जीवों के उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखा गया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखा गया था अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1903 और 1911 में, यानी कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। 1903 में और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वहाँ था क्या? इससे पहले वाला प्रश्न में द ओरिजिन ऑफ लाइफ था। द ओरिजिन ऑफ लाइफ था और यहाँ है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पेसीज और लाइफ दोनों में अंतर है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? डेनिस गेबर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, अंगों में समजातता यानी कि होमोलॉजी एवं समरूपता एनोलॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि होमोलॉजी और एनोलॉजी दोनों का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर्ड ओवन ने किया था। समजातता और समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड ओवन ने किया था। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। और क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे में वृद्धि की दर को ज्ञात करते हैं, यानी कि पौधे में वृद्धि को मापते हैं किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापते हैं। और इसकी खोज किसने किया? जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 1930 ईस्वी में दिया गया था। 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर शॉर्ट में नाम रहता है, एस चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में खगोलीय विज्ञान के लिए मिला था। 1983 में खगोलीय विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 92 नंबर मॉडल सेट है। इसका पहला प्रश्न देखेंगे।
इसका पहला प्रश्न है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। सिरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है, चीनी के बर्तन का। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और शाक सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल और शाक सब्जी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और शैवाल का क्या हो जाएगा? शैवाल का क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। शैवाल का क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का या सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवाल, इसे पहले ही बताया है। फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी कवक हो जाएगा। माइकोलॉजी कवक हो जाएगा और फाइकोलॉजी शैवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन और उत्पादन के लिए सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? नमक का अम्ल HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या है प्रश्न? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है? वह बुझ जाता है चूना, तो क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH के होल्टवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला मॉडल सेट है क्या? 93 नंबर मॉडल सेट है। इसका पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो बीमारी है वह गला और श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको? गला और श्वास नली को डिप्थीरिया प्रभावित करता है, गला और श्वास नली को। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँख को प्रभावित करता है। आँख से संबंधित बीमारी कौन सा है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। हैजा जो है वह आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? यहाँ अंग है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंत हो जाएगा। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वह जीवाणुजनित रोग है, जीवाणुजनित रोग है टाइफाइड। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? ग्वाइटर जो है थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, जॉन्डिस जिसे पीलिया भी कहते हैं, किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। जॉन्डिस बीमारी से यकृत प्रभावित होता है, यकृत। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यह विषाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है। क्या है? विषाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग है। अगला प्रश्न,
एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है वह आयरन की कमी के कारण होता है, यानी कि लोहा के कमी के कारण। अगला प्रश्न है बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन होता है, थाइमीन। अगला प्रश्न मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। मलेरिया जो है बीमारी वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सर्वदाता यानी कि किसी भी रक्त ग्रुप को दे सकता है ब्लड। कौन सा है? ओ हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा, ओ निगेटिव। अगला प्रश्न है सर्वात्रिक आदाता यानी कि सर्वग्राही जो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 72 बार प्रति मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हृदय जो है वह गति करता है, कंपन करता है। अगला प्रश्न है सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? सिस्टोलिक यानी कि रक्तचाप जो होता है, रक्त जो पंप करता है वह सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक कितना होता है? 120 mmHg होता है, 120 mmHg। और डायस्टोलिक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 mmHg हो जाएगा। दिया गया है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, क्या है? डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो विषाणु जनित रोग बहुत सारे रोग हैं। कौन सा है? गलसुआ है, पोलियो है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, खसरा है, चेचक हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग। चलिए ये मॉडल सेट का 92 नंबर मॉडल सेट 3 नंबर मॉडल सेट का ये लास्ट प्रश्न था, यानी कि आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हो गया। और आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिएगा, ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए साइंस के क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। रिवीजन आप लोग कीजिएगा अच्छे से। चलिए धन्यवाद आप सभी।